नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज बात करेंगे 12th क्लास का जो आपका ज्योग्राफी है उसके चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। और आज बात करेंगे HDI को लेकर के और मानव विकास के उपागम को लेकर। पिछले वीडियो क्लास में हम आपको पढ़ा दिए हैं कि मानव विकास में कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। और ये जो HDI का जो कॉन्सेप्ट है, मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हम आपको बताए थे कि ये कॉन्सेप्ट देने वाले विद्वान का नाम क्या है भाई, तो वो है आपका महबूब उल हक। भारतीय एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है महबूब उल हक। उन्हीं के सिफारिश पे ये रिपोर्ट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये एक तरह का रिपोर्ट है। और आपको बता दें कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंपटीशन में भी चले जाएंगे तो ये रिपोर्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। विश्व के न जाने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड स्तर पे होते हैं, उसमें से ये जो HDI जो रिपोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि भारत की स्थितियां क्या है, और भारत के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी सभी की स्थितियां हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो क्लास में बताए थे कि HDI का जो आधार होता है ये रिपोर्ट देने का, कि किस किस बेसिस पे ये रिपोर्ट दिया जाता है, वो हम आपको पढ़ा दिए। अब ये ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले यूएनओ का एक एजेंसी है, इसको कहते हैं UNDP। ये याद रखेंगे, यूएनओ का एक एजेंसी है, इसको कहते हैं UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको कहते हैं। एक एक चीज बारीकी से सुनेंगे, जरूरत लगे तो आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब ये ध्यान से समझेंगे, आज का जो क्लास है वो डेटाबेस है, तो थोड़ा आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये विकास से संबंधित मामला देखती है। ये यूएनओ का एक एजेंसी है, जैसे UNO अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। तो वर्ल्ड में बहुत सारे मामला है भाई, अलग अलग समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, कोई लड़ गया युद्ध संबंधित समस्या है, इसके अलावे में मजदूरों की समस्या है, तो सबके लिए अलग अलग एजेंसी बना दिया है। जैसे स्वास्थ्य के लिए लेकर के WHO है, व्यापार को लेकर के WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से विकास के कार्यक्रम को देखने वाली एक एजेंसी है, इसको कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये क्या करती है कि भाई ये प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट को कहते हैं HDI। तो ये भी सवाल आपसे आ जाएगा कि HDI का प्रकाशित होती है किससे, तो UNDP से। UNDP के द्वारा प्रत्येक वर्ष HDI मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं कि भाई किस देश के यहाँ मानव का जो विकास है वो सही तरीके से हो रहा है। तो इसमें रैंकिंग करते हैं, जिसमें ज्यादा मार्क्स आता है, मतलब स्थान अगर ज्यादा आ जाएगा तो समझेंगे कि वो उतने फतगोबर है, यानी वहां मानव का विकास सही से देखने के लिए नहीं मिलता है। और जेकर जितने कम रैंक आएगा तो समझेंगे कि बढ़िया है। जैसे क्लास में अगर 100 गो बच्चा में से रोल नंबर 90 लेके आप आते हैं, माने आप बुड़बके स्टूडेंट है जी, कमजोर बच्चा है, लेकिन आपका रोल नंबर 1 आता है, तो 1 आता है माने आप तेज बच्चा है। उसी समझिएगा, इसमें भारत का स्थान देखेंगे तो 2006 के बारे में बात कर ले तो भारत की जो स्थान है वो 126वां है, ये ध्यान सुनेंगे। 2018 की जब बात आ गई, अब ये समय जो चल रहा है, अब ये बीजेपी का शासन काल आ रहा है, इस सबसे पहले कांग्रेस का समय काल था। पहले 2006 में एक आपके बुक में दिया गया है डेटा पढ़ने के लिए, इसमें भारत का स्थान 126वां, जो कि अच्छी नहीं है, इतने बड़े देश है, हम लोग को आगे रहना चाहिए था, लेकिन भाई स्थिति गंभीर था। तो पहले हमारे यहाँ साक्षरता भी कम है। एक बार और हम आपको समझाना चाहें कि ये जो UNDP के द्वारा HDI जारी किए जाते हैं, तो HDI का मुख्य रूप से आधार क्या है, तो साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है और जीवन प्रत्याशा है। ये 3 आधार मान कर करके हर देश को चेक किया जाता है कि भाई किसके यहाँ स्थिति अच्छी है और किसके यहाँ स्थिति खराब है। इसमें साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है और जीवन प्रत्याशा है, 3 चीजों के आधार पे। तो भारत का स्थान 2006 में आता है 126वां,
2018 की बात कर ले तो भारत का स्थान आता है 130वां, जो कि पहले से और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग की स्थिति और गंभीर हो गई। 2006 से जहां हम लोग 2018 आते आते स्थिति में सुधार लानी चाहिए थी, हमारे इनकम बढ़ते, हमारे यहाँ साक्षरता दर बढ़ जाती, लोगों का जीवन प्रत्याशा बढ़ जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब में गिरावट देखने के लिए मिला है, इसीलिए रैंक में हम लोग पीछे चले गए। इसके बाद कर ले 2020 के, तो 2020 में हमारी स्थिति और डाउन हो गई, 131वां स्थान। और 2021-22 का जो रिपोर्ट आया है सितंबर में, ध्यान से सुनेंगे, 22 में, पिछले वर्ष, अभी हम 23 में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप कब वीडियो देख रहे हैं ये मैटर करता है। तो अभी जो वीडियो बना रहे हैं तो भाई अभी 23 का डेटा नहीं आया है, तो वो बाद में आएगा, तो कभी बाद में पढ़ाएंगे तो हम आपको जोड़ के बता देंगे। लेकिन अभी अगर देख रहे हैं इस वर्ष के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 21-22 का जो डेटा आता है उसमें भारत की जो स्थिति हो जाती है वो 132वां स्थान हो जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि दिन प्रतिदिन भारत जो है एकदम पीछे होते चला जा रहा है। अच्छा, हम लोग जो सार्क के जो मेंबर आते हैं, जिसमें 8 सदस्य अब अफगानिस्तान को लेकर के हो गया है, यानी हम लोग जो पड़ोसी देश है उसकी बात कर लें तो उसमें अच्छे रैंक पे हमसे कौन है, तो बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है। ये सब हमारे पड़ोसी देश है, लेकिन हमने से कई गुना अच्छा है। बांग्लादेश की स्थिति 129 है, भूटान की स्थिति देखिए 127 है, श्रीलंका देखिए तो 73 है, ये तो श्रीलंका और बढ़िया है। दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा रैंक है भाई श्रीलंका का, HDI मानव के विकास में। भाई काहे नहीं रहेगा, ये सब लड़े झगड़े वाला ये सब आदमी यहाँ जीवन प्रत्याशा खूब है, काहे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आदमी है। हमने ही कहा है भाई, खाली नाम के कि भारत बड़ी विकास कर रहा है, खास करके बीजेपी के टाइम में ऐसा होड़ मच गया है कि यहाँ के सब लोग इतना भ्रामक हो रहा है, इतने गलत जानकारी लोगों को दिए जा रहे हैं कि भाई भारत विकास कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री शेर है, तहव है, तहई दहाड़ दिया, ओकरा गड़बड़ा दिया। और रैंक आप देख सकते हैं कि कितना दिन प्रतिदिन स्थिति एकदम बदतर हो रहा है। कहते हैं कि साक्षरता तो बहुत बढ़ रहा है, 2-4 गो IPS ऑफिसर के नाम लेके कहेंगे खूब यहां से IPS ऑफिसर बनते हैं, खूब मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में। अरे भैया, जो तेज है ना वो आपके साथ बकाल के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, आपको बुड़बक समझता है, आपको कम पढ़ा लिखल समझता है, असाक्षरता, व्यवहार करने के उपद्रवी समझता है। इसीलिए जो ज्यादा आगे आ रहा है वो कोई कनाडा शिफ्ट है तो कोई USA शिफ्ट है, छोड़ना चाहेगा, क्या करेगा इसे बकाल के धरती पे रख के। तो देखिए, हमारा आपका मेंटलिटी बढ़िया नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा। साक्षरता का मतलब होता है कि 7 साल के अगर आदमी से लेकर 14-15 साल तक खाली पढ़ना लिखना जान जाए तो साक्षरता। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ने से भी क्या होगा, हमारा मेंटलिटी ठीक नहीं होगा। खाली नाम कमा ले कि साक्षर हो गए हैं, लेकिन सही शिक्षा है ये नहीं, और जहां सही शिक्षा नहीं है वहां केवल वृद्धि ज्यादा देखा जाता है और विकास कम। जैसे यहाँ के मेंटलिटी को समझिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं, नवयुवक की हम बात करें, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, कि जो वो क्या कहते हैं, देखिए उनके दिमाग कितना है आप इतना समझ जाइएगा। पढ़े लिखे हैं, साक्षर के वो PCS की तैयारी करते हैं, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चा इतना धर्म के गोता में यहाँ लीन होल है कि सब लोग बाबा का सहारा ले रहे हैं। जैसे बिहार में बागेश्वर बाबा आ गए तो बागेश्वर बाबा के एकदम आगे पीछे लगल है सब SSC वाला, रेलवे वाला, गुरुपुडिया वाला, सब तरह के लड़का लगल है पढ़ लिख कर करके। उसको लग रहा है कि बाबा रहेंगे, बाबा के एकदम दया कृपा से अब भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र पे कस के एकदम जोर देले है। कोई लोग कह रहा है कि मुस्लिम जो है ये अपन आबादी बड़ी तेजी से फैला रहा है, और इतना तेजी से फैला रहा है कि चाहता है कि हम पहले बाबर की तरह, जैसे हमारा बाबर, अकबर ये सब राज किया, अब हम फिर जो है से कि राज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो आदमी भी डर रहा है, हिंदू लोग सोच रहा है कि मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा लेगा, आबादी बढ़ा करके वो सब अपन नेता खड़ा कर देगा, नेता खड़ा कर करके जहां तहां से ऊपर कैंडिडेट जीत जाएगा और सरकार बना लेगा, अपने हिसाब से फिर हम लोग को गुलाम कर देगा, अकबर बाबर नहीं है। अरे बकाल आदमी, तुमको इतना मेंटेलिटी होना चाहिए कि जो जितना ज्यादा जनसंख्या फैलाएगा उसकी स्थिति उतना ही बदतर हो जाएगी। ये ध्यान से सुनेंगे। अब केकरो 2 गो बेटा है, अब केकरो जो है से कि 10 गो बेटा है, तो अब 2 गो बेटा वाला अगर 500 रुपया ओकर बाप कमा रहा है और 10 बेटा वाला अगर ओकर बाप 500 कमा रहा है, तब बताइए कि अगर 100 रुपया के आम लेके चल जाएगा तो ओकर लड़का ला अस बस हो जाएगा जेकर 2 गो बेटा है। लेकिन अगर 100 रुपया के आम
आम लेकर के जाएगा बचा कर करके 10 गो बेटा वाला, ओकर बेटा में आम लुकावा लुकावी तो कोई मारा मारी चोर चोटा नियन हरकत होवे लगी है शुरू से। तो पढ़ाने लिखाने से लेकर के वही और मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ा देगा तो कोई के देखिएगा कि कोई कारपेंटर के दुकान पे काम करते रहेगा तो कोई ओकरे ही पानी ढोते रहेगा, तो इस सब की स्थिति गंभीर हो जाएगा। शॉर्टली हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं कि एक गांव है जहां पे एक मुसहरी है, कोई जात पात से होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, जो सच्ची है बात वही हम आपको बता रहे हैं। एक मुसहरी की आबादी 250, 300, 500 हो सकती है और वहां पे 4 घर उच्च बिरादरी का है, 3 घर 4 घर, लेकिन पूरे मुसहरी को गाइडलाइन कंट्रोल कर रहे कि तुमको कहां रहना है, कौन खेत में काम करना है, तुमको अभी वोट किसको देना है, किसको मुसहरी में से कैंडिडेट खड़ा कर करके किसको जो है कि खड़ा जितवा देंगे, ये सब 4 आदमी कर रहा है। तो देखिए आबादी बढ़ाने से जिसकी आबादी जितनी बढ़ेगी उसकी आबादी उतना ही बदतर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आपकी मेंटेलिटी उच्च होना चाहिए शासन करने का, सर हुकूमत करने का, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के हम अपने माइंडसेट के जब चेंज करेंगे तब जाकर के हमने इस सब लिस्ट में आगे आएंगे। अभी एकदम दिन प्रतिदिन अगर जितने अंधभक्ति में जाएंगे ये एकदम हमने के आओ रोल नंबर एकदम मिल जाएगा, ला बुआ ढेर रोल नंबर फरफराते रहिएगा। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो भारत की स्थिति अगर बात कर ले तो 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि 132वां स्थान है, जो कि एकदम निंदनीय है भाई, सोचने वाला का विषय बनता है और खास करके आपको और हमको, ये ध्यान सुनेंगे। और इसमें अगर हम बात कर ले थोड़ी सी बात कि कितना अंक आया था, तो अंक भी यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि पहले बताए थे कि इसमें 0 से लेके 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं। तो हमारा जो अंक आया था वो 0.633 आया था। अब हम बात कर ले कुछ विश्व में जो जिनका स्थिति एकदम निम्न है, माने एकदम नीचे आते हैं, और एक जो है वो मध्यम कैटेगरी में आते हैं और एक जो उच्च कैटेगरी में आते हैं मानव विकास के रिपोर्ट में। तो इसमें खराब स्थिति की बात कर ले, जैसे सूडान है, खास करके दक्षिणी सूडान का स्थिति तो और गंभीर है। अफगानिस्तान ये तो हमारा पड़ोसिया भी है लेकिन इसकी भी स्थिति गंभीर है। इसके यहाँ देखो, इसके यहाँ तो खास करके तालिबानी सब जानबे करते होंगे कि कंट्रोल कैले रहता है, तो वो सब तालिबानियन पढ़ता है, हथियार ले लेता है, तो क्या करेगा, रैंक इहू खूब लेके आ जाता है, ले आओ का। तो ये 180 रैंक लेके आया है, जो कि हमनियों से कर खराब स्थिति है। लेकिन हमको खराबका से कंपेयर नहीं करना है, हमको हमेशा अच्छा से कंपेयर के आगे आना है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनेंगे। मिस्र ये आपका दक्षिण अफ्रीका के देश है, मिस्र, सूडान दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका का देश है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका बुला रहा है, अफ्रीका का एक देश है मिस्र, और ये भी अफ्रीका का देश है सूडान। ये दोनों के दोनों की स्थिति एकदम गंभीर है। तो ये जो 3 आपको कंट्री बता रहे हैं ये मानव विकास सूचकांक में निचले कैटेगरी में आते हैं। अब जो मध्यम में आते हैं उसमें भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है। और याद रखेंगे नेपाल की स्थिति हमसे भी थोड़ी खराब है, 143वां रैंक लेके आया है 2022 में, और ये याद रखेंगे 161 रैंक लेकर के आया है पाकिस्तान, जो हमेशा लड़े झगड़े की बात करते रहता है। तो विचार बदलना होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। ये ध्यान से सुनेंगे। नॉर्वे की बात कर ले तो पहले तो टॉप 1 पे रहता था, लेकिन 2022 के बात कर ले तो पासा पलट चुका है। अब पहले स्थान पे याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का हो गया। लेकिन अगर बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको नॉर्वे को पहले स्थान देना है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम का सिलेबस पुराना है। ये ध्यान से सुनेंगे, डेटा पुराना है इसीलिए नॉर्वे नंबर 1 रहेगा। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी साथ में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि स्विट्जरलैंड नॉर्वे को पीछे छोड़ करके नंबर 1 हो गया है। इसको जो पॉइंट्स मिला है 1 और 0 के बीच में वो है 0.962। तो ये याद रखेंगे स्विट्जरलैंड है, बड़ा ही छोटा सा देश है। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, इधर साइड में ऑस्ट्रिया होगा, नीचे साइड में इटली होंगे, और इटली के यहाँ पे बीच में इधर फ्रांस होंगे, और इधर साइड जर्मन होगा, और बीच में आपको मिल जाएगा, इसी को कहते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की भी स्थिति ठीक है। तो ये जो 3 हम आपको कंट्री बता रहे हैं ये उच्च कैटेगरी में आते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान मध्यम में, सूडान, अफगानिस्तान मिस्र में। कभी कभी बार क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में मध्यम श्रेणी के देश हैं, और आपको छांटने के लिए आएगा तो आराम से आप बन जाएगा, इतने आप डेटा याद रखेंगे। तो अब थोड़ी सी बात जल्दी जल्दी यहाँ पे चर्चा कर ले मानव विकास के कुछ उपागम के ऊपर में।
कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस है जिससे हम एक मापन करते हैं कि भाई मानव विकास को लेकर के। तो ये मापन का जो विषय है इसमें समय अंतराल पे अलग अलग टाइम में अलग अलग कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बदलाव में एक सबसे जो कि पुराना उपागम है मानव विकास को मापने का सबसे पुराना मेथड, इसको कहते हैं आय उपागम। याद रखेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे इनकम अप्रोचेस। देखो भैया जल्दी जल्दी हम आपको प्रयास करते हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, आपको खाली घबराना नहीं। थोड़ी सी आप अच्छे मेंटेलिटी के बच्चे हैं, हम आपसे यही आशा करते हैं, तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं। इसी नहीं कि हम बैठे रहते हैं, सवेरे ऑफलाइन का भी क्लास होता है, उसके बाद आपके लिए ऑनलाइन के लिए डेली कोई ना कोई कंटेंट बनाते ही, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, इसके अलावा या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, पीडीएफ भी आपके लिए रेडी करना पड़ता है। तो हम समय काफी ज्यादा दे पा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी इतना सारा पेपर अलग अलग सबका होता है, तो थोड़ा सा माफी चाहते हैं हम आप सबसे, लेकिन आपको पैसेंस बना करके रहना है। बहुत कुछ आप यहाँ इस चैनल से ले जाइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। अब बात रह गई तो 4 चैप्टर आपका ये लगभग आज नहीं एक स्तंभ पढ़ा देंगे आपको मानव विकास में, तो ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर भाग 1 कितना मेहनत से हम आपको हिस्ट्री पढ़ाए हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर को समझाने के लिए हम आपको वैदिक समाज से लेकर के गुप्त काल तक के सारे क्रम से फैक्ट्स पढ़ाते हैं। जितना में तो रेलवे डी ग्रुप डी सब पार लग जाता है, उतना हम आपको 12th में पढ़ाए हैं, और उसके बावजूद बुक के हर वो लाइन आपको पढ़ाए हैं ताकि आपका सोच बड़ा हो जाए। तो मेहनत करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो थोड़ा सा है कि सिलेबस अगर हम उसको नहीं पढ़ाते, फैक्ट्स टाइप के आपको पढ़ाते, तो अगला हम आपको हिस्ट्री के 2 बुक कंप्लीट करा बैठे। आप सोचने वाली बात है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कि कितना मेहनत हम आपके लिए करते हैं। जब आप पूरे पढ़िएगा तब भी आपको पता चलेगा, 1-2 वीडियो से आप हमको जज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, तो मानव विकास के लेकर के कहे तो सबसे पुरानी उपागम है, इसको कहते हैं आय उपागम। आय उपागम में क्या होता है कि भाई लोगों का जब इनकम बढ़ेगा तो उसके रहन सहन में सुधार आ जाएगा। आपके पास पैसे 20,000 थे, तो या फिर आपके पिताजी 5,000 कमाते हैं, 5 गो बच्चे हैं उनके, तो पढ़ाने लिखाने में सब पे खर्चा नहीं हो पाता है भाई। उतना बढ़िया जगह पे पढ़ाना, बढ़िया तरह से उनको वस्त्र देना, घर में रहने खाने पीने की सुविधा देना नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपके पिताजी के 50,000 सैलरी हो जाए तो घर में 2-4 बच्चे होंगे तो सबको अच्छे जगह पे पढ़ा सकते हैं, उनके लिए अच्छे कपड़े ला सकते हैं, उनको रहने के लिए अगर झोपड़ी है तो छत भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो पहले का एक तरीका था कि आदमी के पास अगर पैसा हो तो वो अपनी लगभग जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वहां पे विकास देखा गया। लेकिन ये बातें पुरानी हैं, अब इसको उतना ज्यादा नहीं देखा जाता है, क्योंकि भारत में देखो तो टमाटर बेचने वाले के पास पैसे हैं, आलू बेचने वाले के पास जो गोडाउन खोले है उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसके 2-3 बच्चे हैं उसी को आलू के गोडाउन में लगैले है। तो ये मेंटेलिटी जो पुराना हो गया इसमें, तो ये एक तरह से पूरी जज नहीं कर पाएगी कि मानव विकास को लेकर के केवल इनकम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक कल्याण उपागम होता है, कल्याण उपागम जिसको वेलफेयर अप्रोचेस कहते हैं। कल्याण का मतलब इसमें सरकार काम करती है खास कर करके लोगों के कल्याण को लेकर के। जैसे सरकार बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दे, स्वच्छता पर लेकर के, शिक्षा को लेकर के सरकार अपने कदम उठा सकती है ताकि लोगों का कल्याण हो। जब कल्याण होगा तो हमारी जो लेवल है वो HDI के रिपोर्ट में हम भी आगे आ जाएंगे, मतलब हमारा रैंक कम हो जाएगा, हम अच्छे से जाने जाएंगे। कल्याण कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बीमार हुए, उनको सही टाइम पे इलाज नहीं मिल रहा है, वो डेथ कर जाते हैं, सरकार बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दे, उस हॉस्पिटल में लोग 2 रुपया के 3 रुपया के पुर्जे कटा करके बड़े बड़े भारत के जाने माने डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर इस सबसे वो इलाज करा सकते हैं। तो बताइए लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्च करके एक बहुत बढ़िया जैसे कि वो कॉलेज या स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी खोल देती है, जहां से बच्चे अगर डिग्री लेते हैं या पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनको अच्छा खासा रोजी रोजगार मिल जाए, उनकी थिंकिंग बदल जाए। तो सरकार अगर स्कूल पर भी खर्चे करते हैं, कॉलेजेस पे खर्चा करते हैं, तो उनसे समाज में क्या होगा सर? तो कल्याण होगा। इसको कहते हैं वेलफेयर अप्रोचेस यानी कल्याण उपागम। इससे भी हमारा मानव विकास कहीं ना कहीं हम लोग आगे आएंगे। तो ये मानव विकास का ये मापने का दूसरा ये भी तरीका हो सकता है। तीसरी याद रखेंगे क्षमता उपागम, हालांकि इसको बाद में आपके बुक में दिया है, पहले आधारभूत आवश्यकता है, चलो इसको पहले पढ़ा दे। एक होता है आधारभूत आवश्यकता, इसको आप समझ सकते हो बेसिक नीड्स, जो आदमी की सबसे जरूरत का जो चीज होता है उसके ऊपर में खर्च करना। तो ये ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ध्यान सुनेंगे।
इसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और ये 6 चीज को याद रखेंगे, एकदम कंपल्सरी जो है वो मानव के लिए नीड्स मानी है, यानी एकदम जरूरत का चीज, जिसमें क्या है तो भोजन तो होगा, भोजन है, स्वच्छ जल है, स्वच्छता है, आवास है, वस्त्र है, स्वास्थ्य है और आपका शिक्षा है। ये 6 चीज हर वो इंसान को मिलना चाहिए, मानव हो तो आपको ये 6 चीज कम से कम मिलना चाहिए, एकदम बेसिक नीड्स है। ये बेसिक नीड्स कौन माना है? ILO। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि ILO के अनुसार जो है मानव की आधारभूत आवश्यकता कितने हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि 6 है, तो इसको पूरा करना होगा, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है क्षमता उपागम, और ये जो कॉन्सेप्ट दिए ये याद रखेंगे अमर्त्य सेन दिए। चूंकि आपको बताए थे कि जब HDI का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1990 से। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो 2 अर्थशास्त्री मिलकर के, एक महबूब उल हक है और दूसरे एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, एक महबूब उल हक है, ध्यान रखिएगा, पिछले दिन बता ही दिए थे, और एक भारतीय अर्थशास्त्री, इनको कहते हैं अमर्त्य सेन, याद रखेंगे अमर्त्य सेन। चलिए, बड़ी मिस्टेक होगा लिखने में बोल करके, थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है, कहीं जाना हमको, इसलिए फास्ट हो रहा है क्लास से दूसरे जगह, तो इसमें थोड़ा सा इसकी टाहट हो जाता है, आप उसको मैनेज करिएगा। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक है, ये दोनों मिलकर कॉन्सेप्ट दिए थे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अमर्त्य सेन भी जोड़े थे कि भाई लोगों को एक ये होना चाहिए कि किसी चीजों के ऊपर में चुनने का उनको विकल्प मिल सके, याद रखेंगे कोई चीज में वो चुन सके, इतनी उनकी आजादी, इतनी उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहां एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अमर्त्य सेन क्षमता उपागम को, कि अगर लोगों की कैपेबिलिटी को अगर डेवलप किया जा सकता है तो वो अधिक से अधिक इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैपेबिलिटी कैसे होती है? जैसे आप नरेंद्र मोदी जी का एक स्कीम सुने होंगे, कुछ दिन पहले आप बहुत चर्चा में चलता था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब के नाम आप सुने होंगे। अब क्या होता है कि जैसे कोई बेरोजगार युवा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको कोई काम सिखा दिया जाए। जैसे वो उसको फ्रिज है, एसी है, गर्मी के टाइम इस सब का डिमांड ज्यादा होता है, तो उनको एसी फ्रिज ठीक करने के लिए सिखा दिया जाए। तो जब 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने तक उनको उसको सिखाया जाएगा, तो सिखाने के बाद क्या होगा कि अगर दिन में अगर 2 भी एसी ठीक करके आ जाते हैं, तो उनको कम से कम तो डेली का 2000-3000 रुपया उनको आराम से इनकम हो ही जाएगा। समझ रहे बात ना? तो जब 2000 रुपया इनकम अगर कमा रहे हैं तो मंथली कितना हो गया? तो 60-70 हजार कम से कम तो आ जाएगा। कम बेस भी काम करेगा, छुट्टी भी मारेगा, तो एवरेज 50 हजार कमा रहा है। तो एक युवा बेरोजगार था और एक जो है कि अगर डेली मेहनत कर रहा है तो 50 हजार कमा रहा है।